हेलो बच्चों। तो आप लोग सब लोग छुट्टी मना लिए? छुट्टी के बाद आ गए? कितने लोगों ने पढ़ाई की? ठीक है, छुट्टी केवल खेलने के लिए होता है, पढ़ने के लिए भी होता है, घूमने के लिए भी होता है, साथ में पढ़ाई भी करने के लिए होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना घूम लिए, अब पढ़ाई करते हैं। और क्लास 12th, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आपका पहला चैप्टर। और हम लोग पहले चैप्टर को आपको देखो समझने के लिए मैं 11th क्लास का बेसिक थोड़ा समझ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। और पूरा जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर जो है वो पूरा मैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब चार्ज मोशन में होगा। और उस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, एसी करंट पढ़ेंगे, ठीक, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सा पैकेज है। तो आप लोग पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके शिद्दत के साथ इस 12th क्लास को पढ़ना होगा। और ये 12th क्लास आपका बोर्ड भी है, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, जैसे IIT JEE और नीट, तो उनको अपने बोर्ड के साथ साथ उसकी भी तैयारी कंटिन्यू करते हैं। तो बोर्ड पे भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि बोर्ड में भी परसेंटेज लाना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग आपका मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे हमने अभी बताया ना आपको। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा वाला होगा क्या आपका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। और पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, बेटा जान लो, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म जो है 12th क्लास का, वो चार्ज पे ही बेस्ड है। पूरा का पूरा चार्ज की ही कहानी चलने वाली है। ठीक है, हम आज से लेकर के नेक्स्ट आगे हमारे जितने भी चैप्टर हैं उस सब में हम क्या करने वाले हैं? चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, उसके बाद चार्ज का मोशन देखने वाले। कैसे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज रेस्ट में होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा? 0 होगा। जब पार्टिकल चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो रेस्ट में जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा? पार्टिकल ऑफ चार्ज क्या होगा? रुका हुआ होगा, वो मोशन नहीं कर रहा होगा। जब मोशन नहीं करता है उस समय कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ चार्ज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा चार्ज क्या करेगा? मोशन करेगा, मूव करेगा। और मूव करने के बेटा दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है मोशन जब होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, या एक होता है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन से होता है। तो जब ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। करंट के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग देखेंगे इसमें चार्ज इन मोशन में एसी करंट, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी मतलब घर में लगने वाला एसी नहीं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा पहले हमने देखा, पहले हम डीसी करंट की बात कर रहे हैं, बैटरी वगैरह में जो करंट निकलता है वो डीसी करंट। ठीक है, बैटरी वाला जो चैप्टर है वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वही फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे हम लोग, केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एसी करंट। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे। चार्ज इसमें क्या होगा? चार्ज मोशन में होगा। यहाँ पे चार्ज क्या होगा? चार्ज रुका हुआ होगा। चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा तो करंट बनेंगे। चार्ज जब एक्सेलरेट करके मोशन करेगा तो वो वेव जनरेट करता है, तो
तो वहाँ पे हम लोग एसी करंट वगैरह की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात करेंगे, ठीक। अब देखिए चार्ज जो होता है हम लोग उसको किससे दिखाएंगे, चार्ज होगा उसको हम लोग, चार्ज को हमेशा हम लोग क्यू से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा। ये कूलम्ब होता है जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होगा, और इसको हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। और चार्ज जो होता है हमारा वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पता होगा, ये ऐसा एक लास्ट प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके बाद कोई सा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या होता है, क्यू, एक चार्ज जो है हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होता है हमारा, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चार्ज के टाइप को देखेंगे। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज बेटा दो टाइप के होते हैं। जब ग्रेविटेशन में हमने देखा था तो वहाँ सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो चार्ज है वो मास है। मास इज ऑल्सो ए चार्ज बट इट इज अ चार्ज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इस बात को याद रखना। और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का चार्ज होता है मास, और मास एक ही तरह का होता है, एक ही टाइप का होता है यहाँ, इसलिए वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात करें तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। और जब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे, यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो ये दो टाइप का होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। चूंकि यह दो टाइप का होता है इसलिए यहाँ पे फोर्स भी दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, ये प्लस वाला एक माइनस वाला। लेकिन जो मास होता है, मास होता है जो हम 11वीं क्लास में देखे थे, ये एक ही टाइप का होता है, ये सिंगल एक ही टाइप का है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है, और यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, किसमें, चार्ज के केस में। तो ये इसको हम समझने के लिए, ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। एक दूसरे से इनकी दुश्मनी है, ये पास नहीं रहना चाहते, ये दूर भगाना चाहते हैं। और एक ऐसा ही नेगेटिव चार्ज ले लें और नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इनके बीच में भी बेटा क्या मिलेगा तुमको, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या करेंगे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिपल्सन और यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन। ये हो रही है दुश्मनी और यहाँ हो रहा है प्यार। ये दो चार्ज के बीच में क्या है, मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपोजिट नेचर के दो चार्ज हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो सेम या सिमिलर चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, वो दुश्मनी रखते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने टाइप्स ऑफ चार्ज देखा, ठीक है, इस टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग आगे ये एक रिलेटिविटी की बात कर लेते हैं। आप जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो मास होता है अपना, वो स्पीड के साथ चेंज होता है। आपको पता है ये बात, कितने लोगों को बात पता है, जो मास होता है स्पीड के साथ चेंज होता है। मास आप जनरली देखोगे ना, नॉर्मली तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन जब छोटे पार्टिकल्स की बात की जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात की जाएगी, तो वहां पे देखेंगे कि चार्ज क्या करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन क्या होते हैं, मोशन के साथ उनका स्पीड थोड़ा सा सन के लाइट के स्पीड के लगभग बराबर होगा, कंपेयर होगा, उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइट में स्पीड ज़्यादा हम लोग का नहीं होता है। तो रिलेटिविटी वाले में हम लोग उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वहाँ से कि 1 माइनस आपका यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला में क्या होता है, ये जो मास होता है ये
जनरल मास होता है, ठीक है, जनरल मास लेना है किसी बॉडी का, और यहाँ पे क्या होता है, इसको रेस्ट मास बोलते हैं, रेस्ट मास। जब मोशन नहीं है किसी पार्टिकल में तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एम नॉट या फिर रेस्ट मास, ठीक, वो उसकी वेलोसिटी स्पीड 0 है जब किसी पार्टिकल की। और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। और इस स्पीड को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर, अब मीटर में नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड, इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। बताओ ये स्पीड बहुत ज़्यादा है। और इस फॉर्मूले में ये वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ, स्पीड किसका है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड जिसका हम ले रहे हैं, ये मास है उसका ले रहे हैं, स्पीड ऑफ मास m, ठीक है, m मास का स्पीड ले रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ये कितनी हाई स्पीड है। इस हाई स्पीड से पार्टिकल चल रहा हो और एक नॉर्मल बच्चा दौड़ेगा तो कितना स्पीड से दौड़ेगा, तो मान लो कि एक नॉर्मल बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, ठीक है, उसका स्पीड इतना है, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। और ये जो स्पीड होगी लाइट का स्पीड बहुत बड़ा पड़ जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लगभग क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0। और जब ये 0 हो जाएगी तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1, और ये 1 बाहर आ जाएगा। और लगभग आपका जो m होगा वो m नॉट के क्या होगा, अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा। मतलब जो रेस्ट मास होगा हमारे बच्चे के मास, जो बच्चा दौड़ रहा है उस बच्चे के मास के लगभग बराबर है। तो दौड़ता हुआ बच्चा नॉर्मली क्या होता है, रेस्ट मास के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में आप जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर निकलेगा यहाँ से। 1 माइनस में से करेंगे तो फिर ये पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और नोमिनेटर वही है, तो ये क्या हो जाएगा, जब छोटा होता है डिनोमिनेटर तो मास बढ़ जाता है। मास क्या हो जाएगा, ये पूरा कुछ भी थोड़ी सी वैल्यू आई होगी ना, हमने तो 0 इसको माना है, कंसीडर किया है, लेकिन एक्चुअल में तो 0 नहीं है। तो थोड़ा भी बहुत वैल्यू अगर होगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये कुछ भी वैल्यू आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये m कुछ ना कुछ छोटा होने वाला m से। लेकिन जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली हम लोग इस मास का वेरिएशन नहीं देखते हैं। जब बच्चा दौड़ता है तो इसका स्पीड हमें मानना चाहिए कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है। हम क्या अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं, जब हम रुके हुए हैं तो हमारा जितना मास है, और जब हम बच्चा दौड़ रहा है तभी उसका मास उतना ही होता है, वो मास बढ़ता हुआ आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसी जगह पे कोई पार्टिकल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इस टाइप के कोई छोटे पार्टिकल्स, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में भी मिलता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए तो ये वेव के फॉर्म में इसको कंसीडर किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को बेटा वेव के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है और ये बहुत फास्ट मोशन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे तो इस बार ये इसके कंपेयर में छोटा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी लगभग इसके बराबर होगा, मान लो कि 10 टाइम 20 टाइम कम होगा, लेकिन फिर भी इसके कंपेरिजन में छोटा नहीं होगा। तो इस बार यहाँ से कुछ ना कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली है। 1 में से माइनस करेंगे उस बड़ी वैल्यू को तो ये बहुत छोटी, पूरी की पूरी छोटी वैल्यू आएगी। और जितनी छोटी वैल्यू नीचे वाली आएगी डिनोमिनेटर, उतना ही ये मास बढ़ने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में और प्रोटॉन के केस में मास आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन नॉर्मल केस में, नॉर्मल कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसका मास जितना पहले है उतना ही अप्रोक्सीमेटली दिखेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन से तब दौड़ेगा तो इसका स्पीड के साथ मास बढ़ता जाएगा। आ रहा समझ में आपको? तो ये वाली बात, ये हम रिलेटिविटी से समझ रहे हैं। लेकिन हम मास की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं। सर आप क्या बात कर रहे हो, मास के बीच में कहां से लेके चले आए? आप ये पूछ सकते हो ना क्वेश्चन मेरे से कि मास बीच में कहां से लेके चले आए। मेरे एक भी बच्चा इसमें से नहीं पूछा कि सर मास की बात क्यों करने लगे, अभी तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, अभी तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं हमको। बेटा इसलिए हम मास की बात कर रहे हैं क्योंकि मास एसोसिएटेड होता है, ठीक है। चार्ज जो हमारा होता है वो मास के ऊपर एसोसिएटेड होता है। मास जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन मास स्पीड के साथ चेंज करता है, भले वो माइन्यूट लेवल पे कर रहा हो नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वो करता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में वो ज्यादा दिखता भी है, ठीक है। लेकिन मास ऑफ चार्ज, जो चार्ज का जो मास होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो मास चेंज करता है, लेकिन जो चार्ज है क्यू, जो चार्ज है
वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है बेटा, ये जो हमारा है, ये चार्ज जो है हमारा वो आपका इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। क्या लिखा हमने? चार्ज जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं है, जो चार्ज है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्या है? चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये हम आपको इतना बताना चाह रहे थे कि जो हमारा चार्ज है जो हमारा जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मास स्पीड के साथ साथ क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। जनरल नहीं दिखता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में दिखता है। जनरली नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं उसको, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपका मास स्पीड के साथ वेरी करता है, लेकिन चार्ज तो कभी भी स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। बस ये बताना चाह रहे थे चार्ज और मास में जो डिफरेंस है। ठीक तो ये इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक, अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो हमारा चार्ज है इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा ये बताना चाह रहा है आपसे कि चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता, चार्ज मर नहीं सकता। चार्ज को पैदा किया जा सकता है, चार्ज मर सकता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते आप, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। चार्ज हमेशा क्या रहता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका स्टेटमेंट होता है, लिख लीजिए। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना तो चार्ज को मारा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। एक चार्ज दूसरे किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो एक एग्जांपल के लिए हमने लिया, मान लो 3 कूलम का चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है, -1 कूलम का चार्ज है। ठीक, एक सिस्टम लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमने 3 चार्ज लिए। इस चार्ज को हमने ऐसे पकड़ लिया, जैसे बैग को पकड़ते हैं, पकड़ के पूरी अच्छे से तुम लोग क्या करते हो? इसको हिला देते हो, इसको अच्छे से हिलाइए। जब इस पूरे सिस्टम को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ये चार्ज एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके बाहर से कोई चार्ज इसमें नहीं आने वाला, इसके अंदर भी जो चार्ज है वही रहेगा, आपस में चेंज होता रहेगा। ठीक, तो इसके बाद मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जब पूरा चेक करने के बाद ये +3 कूलम का चार्ज था, ये क्या था? ये +3 कूलम का चार्ज था। ये आपका मान लीजिए कि ये ऐसा हो जाता है, +3 क्या हो जाता है? ये 2 हो गया, ये 2 कूलम का चार्ज हो गया। यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज हो गया। ये हमको फाइंड करना है कि तीसरा वाला चार्ज कितना होगा। पहला वाला 3 था, ऐसे 2 दिख रहा है वहाँ पे, बाद में उसको हिलाने के बाद यहाँ पे +2 था, +1 दिख रहा है, -1 था, और अब फाइनली हमको बताना है कि कितना चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनली हमको बताना है कि चार्ज कितना होगा। तो क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। इनिशियल चार्ज जितना था वो फाइनल चार्ज उतना ही रहेगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या करेंगे? ये पहले क्या था? +3, अब क्या था? +2, और ये क्या है? -1, ये आपका -1, ये इक्वल टू ये वाला चार्ज देखिए, +2, +1, और ये जो हमने माना इसको Q, इसको हमने क्या माना? Q, इसको क्या? Q चार्ज माना था। अब Q हमको निकालना है, तो प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया? Q, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q। ठीक है, +Q, और इस Q को हमें निकालना है। निकाल लीजिए। 3 + 2 5 -4 -1 4, तो ये क्या हो गया इधर? 4, ये क्या होगा? प्लस का, इक्वल टू ये क्या? 2 1 3 हो गया, +3 + Q, और यहाँ से क्या करेंगे?
इस Q को निकालना हमको, तो ये 4 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू +1, ये +1 आ गया। ये +1 कूलम का जो चार्ज है ये आपका हो जाएगा Q, ये क्या हो जाएगा +1 कूलम, +1 कूलम। ये जो +1 कूलम का चार्ज निकल के आएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही होता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा इनिशियली और फाइनली क्या होगा सेम। ठीक है, ये हमने पहला प्रॉपर्टी देखा। ठीक, और ये याद रखना कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और कहाँ पे देखा होगा आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कहाँ पे देखा होगा आपने? रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शंस वगैरह में देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे पार्टिकल्स आपस में टूटते हैं और टूटने के बाद पूरे सिस्टम में जो पार्टिकल हमने लिया है आइसोलेटेड सिस्टम रहता है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, टूटने के बाद उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल निकलता है, +2 चार्ज लेके चला जाता है। बाकी जो रेस्ट में चार्ज बचा जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर, तो उतना चार्ज हो उसमें, और वो अल्फा पार्टिकल का दोनों का चार्ज फाइनली और इनिशियल में जितना चार्ज था वो दोनों क्या होता है सेम। तो फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाई, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी आपको पहला वाला बताया कंजर्वेशन, उसके बाद क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है बेटा ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो कोई भी चार्ज होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, वो होता है E। द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या होता है ±E। ये E जो चार्ज होता है ना, प्लस माइनस इसलिए प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। तो जो E होता है ये सबसे छोटा चार्ज होता है, और जो E की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज होता है ना, ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है। इससे भी छोटे क्वार्ट्ज करके चार्ज होते हैं, इनकी डिस्कवरी हुई लेकिन रिसेंट में, लेकिन वो जो चार्ज होते हैं वो आपके